तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने कल डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन के जो मॉडल्स है, इसी को हम डीबीएमएस मॉडल भी कहते हैं। इन डीबीएमएस मॉडल को स्टार्ट किया था। कल के सेशन में हमने डीबीएमएस मॉडल का जो पहला लिस्ट में जो हमने 3 मॉडल देखे थे, उसमें से जो पहला मॉडल था हायरार्किकल मॉडल, उसको हमने कल समझने की कोशिश की थी। अलग अलग एग्जांपल्स हमने कल डिस्कस किए थे। उसके बारे में 1-2 मिनट में यहाँ पे रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो हायरार्किकल मॉडल में डेटा को कैसे अरेंज किया जाता है? तो हायरार्किकल मॉडल में डेटा को अलग अलग लेवल्स में मैनेज किया जाता है। एक तो उसमें हायर लेवल होता है और दूसरा लोअर लेवल होता है। हायर लेवल में जो डेटा होता है, जिस कंटेंट को आप इंक्लूड करते हो, वो एज ए पेरेंट डेटा या पेरेंट डेटाबेस या पेरेंट नोड, इन अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है। उसके साथ हमने देखा था पेरेंट डेटा से निकलने वाले अलग अलग सब डेटा, जिसको हमने इस टेक्निकल लैंग्वेज में चाइल्ड डेटा कहा जाता है या चाइल्ड डेटाबेस कहा जाता है या चाइल्ड नोड कहा जाता है। ओके, तो एक पेरेंट डेटा के अलग अलग चाइल्ड डेटा हो सकते हैं, मगर एक ही चाइल्ड डेटा के 2 अलग अलग पेरेंट डेटा या डेटाबेस या नोड नहीं हो सकते। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो इस हायरार्किकल मॉडल में हमने कल सीखी थी, ठीक है। तो कौन से 3 वर्ड इस मॉडल रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, जिसको मैंने यहाँ पे कलर किया है और बोल्ड भी किया है इस पैराग्राफ में। अगर आप देखते हो तो वो 3 वर्ड है पेरेंट, रूट और चाइल्ड। अब इस डेटा इस स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बहुत सारा डेटा इस स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्पेशली हमने देखा था कि कंप्यूटर सिस्टम, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम होती है तो उसमें जो हार्ड डिस्क का जो डिवाइडेशन होता है, उस हार्ड डिस्क का डिवाइडेशन भी इस हायरार्किकल मॉडल या ट्री स्ट्रक्चर डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर ही किया जाता है। जैसे कि हमने कल एग्जांपल में देखा था, एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसकी हार्ड डिस्क में अगर डिवाइड करना है तो उसका डिवाइडेशन, उसका क्लासिफिकेशन या उसका स्ट्रक्चराइजेशन हम हायरार्किकल मॉडल के आधार पर ही करते हैं। कैसे किया था हमने कल? हमने कल किया था कि माय कंप्यूटर है, ये जो रूट नोड है या रूट डेटाबेस जो है या डेटा जो है, ये माय कंप्यूटर हमने लिया था। उसके बाद सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ऐसे 3 अलग अलग नोड हमने क्रिएट किए थे, जिनको हमने पेरेंट ऑफ रूट भी कहते हैं या पेरेंट डेटा भी उसको हम कहते हैं। फिर से हमने हर एक ड्राइव को अलग अलग फोल्डर्स में, फाइल में हमने कन्वर्ट किया था। तो वो जो कन्वर्जन था वो चाइल्ड डेटा था, ठीक है। उसके बाद में हमने कल कुछ फैमिली रिलेटेड डेटा को भी एज ए एग्जांपल लिया था। वो एग्जांपल फिर से मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहूंगा। ओके, तो कल का ये जो हायरार्किकल मॉडल का एग्जांपल हमने कल देखा था, ये अपने कॉलेज रिलेटेड भी देखा था। कल अंजलि की फैमिली रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे। तो इसमें यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अब इस स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमें क्या करना है, हमें हमें डिसाइड करना है या हमें यहाँ पे हाईलाइट करना है कि रूट क्या है। ओके, यहाँ पे रूट क्या है, इस फॉर्म में रूट क्या है। अब एग्जाम में जब आप इस हायरार्किकल मॉडल रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल पार्ट लिखते हो, तो उसके साथ आपको ये डायग्राम वहां पे ड्रॉ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप किसी मॉडल के बारे में उसकी डायग्राम इंसर्ट नहीं करोगे, तब तक आपका जो आंसर है वो इफेक्टिवली नहीं वर्क करेगा या इफेक्टिवली वो सामने वाले को नहीं दिखेगा। मगर जब भी आप पर्टिकुलर मॉडल के साथ उसकी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो वो आंसर आपका बहुत ही इफेक्टिव होगा। ओके, तो डायग्राम निकालने के बाद आपको साइड में ये मेंशन करना है कि इसका रूट का क्या है। ओके, इसका रूट क्या है, इसका पेरेंट
डेटा क्या है और इसका चाइल्ड डेटा क्या है। अब यहाँ पे रूट, इस एग्जांपल, अब ये अंजलि का फैमिली रिलेटेड कल हमने एग्जांपल लिया था, इसमें रूट क्या है, उसके ग्रैंडफादर। ओके, यहाँ पे इनका जो नाम लिखा था हमने वो रूट हो गया। पेरेंट क्या हो गया, पेरेंट, इस रूट के अलग अलग पेरेंट जो है, ये यहाँ पे हमने जो अंजलि के फादर है उनके भाई जो है उनको हमने पेरेंट कहा था। अब यहाँ पे जो नीचे जो अंजलि का नाम है और उसके भाई का जो नाम है, ये दो कंटेंट्स या ये जो दो डेटा है, ये क्या है, ये चाइल्ड डेटा है, जिसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंजलि का नाम। ओके, तो ये डेटा जो, ये नोड जो है, इस एक पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको डेटा भी कह सकते हो आप, डेटाबेस भी कह सकते हो, और अधिक अच्छा वर्ड जो है वो है नोड। ओके, किस नोड पे, लेवल पे, ये तो लेवल हो गया, ये पूरी लेवल, मगर नोड, पर्टिकुलर कंटेंट को हम नोड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पेरेंट में यहाँ पे अंजलि के फादर का नाम आ जाएगा, ये यहाँ पे ऐसा मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो इसके, ये तो हो गया ये वाला एग्जांपल। इस एग्जांपल को हम फिर से देखेंगे। इसमें जब आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे इस थ्योरेटिकल पार्ट के साथ, तब आपको यहाँ पे रूट क्या लेना है, रूट क्या है, अब आप मुझे बताओगे रूट क्या है, पेरेंट कौन सा नोड है, और चाइल्ड नोड क्या है। तो मुझे टाइप करके सेंड कर देना। इस एग्जांपल में रूट क्या है, पेरेंट डेटा कौन सा है, और चाइल्ड डेटा कौन सा है। एलटीएम रूट बराबर है जनवरी, उसके बाद आंसर का मैं वेट कर रहा हूं। अंजलि बराबर है आर, एलटीएम है, ठीक है। पी क्या है, मैनेजमेंट, स्टूडेंट एंड स्टाफ, मैनेजमेंट, स्टूडेंट एंड स्टाफ। पेरेंट कौन सा है, थोड़ा सा फोकस करो इसके ऊपर। बराबर है, ये रूट जो हो गया वो एलटीएम हो गया, पेरेंट जो है वो स्टाफ एंड स्टूडेंट है। ओके, पेरेंट जो है वो स्टाफ एंड स्टूडेंट है। यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए कोई चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड डेटा कोई नहीं है, फिर भी ये, इसको पेरेंट कहेंगे, इसको पेरेंट कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अभी भी इस रूट के अंदर ही है। अब यहाँ पे पेरेंट जो है स्टाफ एंड स्टूडेंट है, बाद में जो स्टाफ के अंदर जो हमने डिवाइडेशन किया टीचिंग और नॉन टीचिंग, वो क्या हो गया, चाइल्ड डेटा हो गया या चाइल्ड नोड हो गया। स्टूडेंट में जो हमने 3 चाइल्ड नोड है, बीकॉम, बीए, बीएससी। ओके, उसी प्रकार से इसमें भी आपको डायग्राम निकालने के बाद आपको क्या करना है, रूट, पेरेंट और चाइल्ड नोड क्या है वो भी मेंशन करना है। तो ये तो हो गया हायरार्किकल मॉडल के बारे में। अब हम जाएंगे नेक्स्ट वाले मॉडल के ऊपर। उससे पहले हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ हायरार्किकल मॉडल के बारे में। ओके, जस्ट दो तीन पॉइंट है, उसको हम कवर करेंगे। यहाँ से मैं स्लाइड को शेयर करता हूँ, स्लाइड व्यू करता हूँ यहाँ पे। एडवांटेजेस देख लेंगे। अब ये जो इस प्रकार से जो हायरार्किकल मॉडल है या ट्री स्ट्रक्चर वाला जो मॉडल है, इसके बेस पर या इसके आधार पर जब कोई भी डेटाबेस कंपनी या कोई भी डेटा अगर ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्ट्रक्चराइज किया जाता है, तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये 3 बेनिफिट्स हमने यहाँ पे इंक्लूड किए। इट शोज वन टू मेनी रिलेशनशिप। क्या सबसे पहला क्या है कि एक के आधार पर हम
एक के साथ और कितने लोगों का रिलेशन है वो जान सकते हैं, क्योंकि एक डेटा जो पेरेंट डेटा है और उसके अंतर्गत जो चाइल्ड डेटा है, कितना चाइल्ड डेटा है, कितना चाइल्ड नोड है, ये हम जस्ट देख के भी हमको पता चल सकता है। इसलिए इसको कहा जाता है कि इट शोज वन टू मेनी रिलेशनशिप। Okay, next, in the model, data or components are find out easily. जब theoretical अगर कोई डेटा है तो उसमें से कुछ फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, मगर जब कोई डेटा इस प्रकार से जो ट्री स्ट्रक्चर में कोई आपके सामने प्रेजेंट करेगा, तो आपको बहुत जल्दी उसमें क्या इंक्लूड है, उसमें क्या किस डेटा को डिकोड किया है, कोडेड किया है, उसका डिकोडिंग आपको बहुत अच्छी तरह से और इजीली आप कर सकते हो जब कोई भी डेटा ट्री स्ट्रक्चर में आपके सामने प्रेजेंट करता है। तो यही फायदा है कि इन दिस मॉडल डेटा और कंपोनेंट्स, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है आर फाइंड आउट इजीली, बहुत जल्दी हम उसको क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, उनका हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बेनिफिट है। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऑफ द मॉडल इज वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अब डेटा मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एक ही है, मगर यहाँ पे इन दोनों कॉन्सेप्ट को देखने का व्यू अलग है। डेटा मैनेजमेंट को स्टार्टिंग पॉइंट से देखा जाता है और इंफॉर्मेशन मॉडल को एंडिंग पॉइंट से देखा जाता है। तब कोई भी हो, डेटा मैनेजमेंट हो या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हो, इन सभी के लिए ये जो मॉडल है वो बहुत ही यूजफुल है और बेनिफिशियल भी है। इसके अलावा बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, मगर हम इसको स्किप करेंगे, तीन तीन पॉइंट्स यहाँ पे कवर करेंगे। अब इसके डिसएडवांटेजेस को देख लेंगे। हायरार्किकल मॉडल की जो डिसएडवांटेजेस है, इट कांट शो द मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। अब इसको समझ लेना कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्यों नहीं ये डिस्प्ले कर सकता है, क्योंकि हायरार्किकल मॉडल में सिर्फ एक पेरेंट होता है, एक से ज्यादा किसी एक चाइल्ड के पेरेंट नहीं होते। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ही पेरेंट के अलग अलग जो चाइल्ड नोड है उसका तो हमें पता चलता है, मगर एक चाइल्ड के अलग अलग पेरेंट्स है क्या, उनका कुछ उस नोड के साथ उनका कुछ रिलेशन है या नहीं, ये हमें पता नहीं चलता है। तो इसका यही एक लिमिटेशंस हम यहाँ पे कह सकते हैं, या डिसएडवांटेजेस हम इसका कह सकते हैं। यही डिसएडवांटेजेस ओवरकम करने के लिए इसके नेक्स्ट वाला जो मॉडल है वो डेवलप किया गया है, इसी एक कंटेंट को ओवरकम करने के लिए, इस एक कंटेंट को दुरुस्त करने के लिए, या एक जो डिसएडवांटेजेस है उसको दूर करने के लिए नेक्स्ट वाला मॉडल डेवलप किया गया था, ये याद रखना। नेक्स्ट है द टेक्निक ऑफ द डेटाबेस स्ट्रक्चर इज नॉट फ्लेक्सिबल। अब इसमें जो टेक्निक है या इसमें जो जिस स्ट्रक्चराइज फॉर्म में डेटा को इंसर्ट किया जाता है, डेटाबेस में इंसर्ट किया जाता है, तो वो जो डेटाबेस होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता, यानी कि वो स्टेबल ही रहता है। कुछ चेंजेस हम अगर करते हैं तो पूरा उसमें चेंज होने की संभावना होती है, इसलिए उसमें ज्यादा कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट जो है द टेक्निक ऑफ द डेटाबेस स्ट्रक्चर इज नॉट चेंजेबल। इस स्ट्रक्चर में आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने इस स्ट्रक्चर में डेटा को या डेटाबेस को बनाना चालू कर दिया तो आपको स्टार्ट टू एंड तक इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा, बीच में से आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। ये बड़ी एक लिमिटेशन है इसकी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि एक ही पेरेंट और इसके अलग अलग चाइल्ड से क्या होता है कि वन टू मेनी रिलेशन यहाँ पे शो होता है। तो इसे बाद में क्या होता है कि कुछ टाइम लैग होने के बाद कुछ डेटा ऐसा आता है कि उस डेटा में हमें मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बिल्ड करना जरूरी होता है। तो उस टाइम हम इस डेटा को अप्लाई करने के कारण उस चेंजेस जो हमें करने चाहिए थे या जो चेंजेस की हमें आवश्यकता है वो चेंजेस हम बीच में से नहीं कर सकते, क्योंकि हमने स्टार्ट से लेके अभी तक एक ही स्ट्रक्चराइज फॉर्म जो है हायरार्किकल अदरवाइज ट्री स्ट्रक्चर जो हमने यूज किया है उसको, उस स्ट्रक्चर को हम बीच में से चेंज नहीं कर सकते। तो इन्हीं लिमिटेशंस को दूर करने के लिए जो नेक्स्ट मॉडल है, जो नेटवर्क मॉडल जो है, उसका इनोवेशन किया गया, उसको सामने लाया गया दुनिया में, और उसी के बेस पर सब लोग
अपना डेटा को मैनेज करने लगे हैं। इन 3-4 लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस को दूर करने के लिए जो मॉडल बनाया गया था वो है नेटवर्क मॉडल। तो नेटवर्क मॉडल के ऊपर अभी हम फोकस करेंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर जो स्लाइड शो की है मैंने, उसमें जो मैटर है उसके ऊपर फोकस करो आप, ठीक है। हम क्या करेंगे मिलके इस स्लाइड में जो कुछ मैटर है उसको समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मॉडल है नेटवर्क मॉडल, ये दूसरा मॉडल है टाइप ऑफ डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा मॉडल। द मॉडल इज एन एक्सटेंशन ऑफ हायरार्किकल मॉडल। जो मैंने अभी बात कही थी कि ये क्या है, हायरार्किकल मॉडल का ही एक डेवलप्ड मॉडल है या सुधारित मॉडल जिसको हम कहेंगे। जो हायरार्किकल मॉडल में जो डिसएडवांटेजेस थे उनको ओवरकम के लिए या ओवरकम करने के लिए या उनको दूर करने के लिए जो मॉडल बनाया गया वो है नेटवर्क मॉडल। बोथ मॉडल आर सेम। अब दोनों मॉडल सेम है। कौन से दोनों मॉडल? नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल दोनों ही सेम है, मगर डिफरेंस कहाँ पे है ये आगे आपको पता चलेगा। बोथ मॉडल्स आर सेम बट द ओनली डिफरेंस इज दैट। अब दोनों में मेन डिफरेंस क्या है ये समझ लेना। बट द ओनली डिफरेंस इज दैट अ रिकॉर्ड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट। मोर देन वन पेरेंट मीन्स एक रिकॉर्ड के, एक चाइल्ड नोड के एक से अधिक पेरेंट हो सकते हैं इस स्ट्रक्चर में। जो ये बात इससे पहले वाले मॉडल में नहीं थी। पहले वाले मॉडल में क्या थी? सिर्फ एक ही पेरेंट और अनेक चाइल्ड नोड। मगर इसमें क्या है, एक चाइल्ड हो या एक से दो चाइल्ड हो तो उसके एक से दो पेरेंट नोड होते हैं। वही बात है कही है। both models are same but the only difference is that a record can have more than one parent. Okay, full stop. The child database or node is in this model, इस मॉडल में यानी इस नेटवर्क मॉडल में जो चाइल्ड नोड है या डेटाबेस जो है मे बी हैव मोर देन वन पेरेंट और मे नॉट हैव may not be have a parent। अब इस नेटवर्क मॉडल में जो चाइल्ड लेवल का जो डेटा होता है या चाइल्ड नोड जो होता है उस चाइल्ड डेटा के लिए एक पेरेंट हो सकता है, एक से अधिक पेरेंट हो सकते हैं, अदरवाइज पेरेंट नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द रिलेशन ऑफ द फैक्टर इन दिस मॉडल कैन बी फ्रॉम रूट और कैन नॉट बी फ्रॉम रूट। ओके, कैन बी फ्रॉम रूट और कैन नॉट बी फ्रॉम रूट। अब ये जो रिलेशन होता है इसमें मॉडल में जो डेटा होता है उसका रिलेशन रूट से हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी इसमें क्या बात कही, एक तो पेरेंट एक से अधिक होता है और नहीं भी होता है, और रूट इस स्ट्रक्चर में होता भी है। जैसे रूट हमने देखा था लास्ट एग्जांपल में, लास्ट मॉडल में, उसी प्रकार से इस मॉडल में रूट कई बार होता है और कई बार नहीं भी होता है। तो रूट होना या न होना ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब इस मॉडल में बीच में से बहुत सारे रिलेशन हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे पेरेंट का कंपल्शन नहीं है, रूट का भी कंपल्शन नहीं है। ओके, विच मीन्स अब ये क्या बता रहा है ये मॉडल, द रिलेशन ऑफ फैक्टर इन दिस मॉडल कैन बी फ्रॉम रूट or cannot be from root, which means root and branches are free from each other। अब जैसे हमने रूट से अलग अलग ब्रांचेस को देखा था लास्ट मॉडल में, तो इस मॉडल में क्या है कि रूट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हर एक रूट के अलग अलग ब्रांचेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी कि रूट और ब्रांचेस एक दूसरे से फ्री है, कंपल्शन नहीं है कि रूट ही होना चाहिए, रूट के बाद ब्रांचेस ही होना चाहिए, ब्रांचेस के बाद अलग अलग चाइल्ड लेवल चाइल्ड नोड का डेटा होना चाहिए। ऐसे कुछ कंपल्शन नहीं है इस मॉडल में। ओके, दैट मींस द चाइल्ड हैव नॉट बीन अ पेरेंट। अब किसी चाइल्ड नोड को पेरेंट की जरूरत है, अगर जरूरत है तो वो होता है पेरेंट नोड वहां पे प्रेजेंट। अगर उसकी जरूरत नहीं है, पेरेंट नोड की किसी चाइल्ड नोड को जरूरत नहीं है, तो वो वहां से स्किप किया जाता है। यानी कि यहाँ पे चाइल्ड और पेरेंट भी एक दूसरे से फ्री है।
दोनों कंटेंट भी जिस प्रकार से हायरार्किकल मॉडल में दोनों कंटेंट मैंडेटरी थे, उसी प्रकार से इसमें नहीं है। इसमें रूट और ब्रांचेस फ्री है एक दूसरे से, इसमें पेरेंट और चाइल्ड नोड जो है ये भी फ्री है एक दूसरे से। द रिलेशन बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड कैन बी फॉर्म्ड ऑन एनी स्टेज। अब यहाँ पे जो हायरार्किकल मॉडल में हमने देखा था कि पहले स्टेज पे पेरेंट लेवल, दूसरी स्टेज पे चाइल्ड लेवल। अब किसी भी स्टेज पे पेरेंट चाइल्ड लेवल हम उस मॉडल में देखा था हमने, मगर इस मॉडल में क्या है कि पेरेंट चाइल्ड जो रिलेशन है ये किसी भी लेवल पर आ सकता है, टॉप लेवल पे भी आ सकता है, मिडिल लेवल पर भी आ सकता है, या बॉटम लेवल पर भी आ सकता है। जितने जिस प्रकार का आपका डेटा है या जिस साइज में आपका डेटा है, उस साइज के हिसाब से, जिस उस डेटा के प्रकार के हिसाब से अब ये जो पेरेंट और चाइल्ड का जो स्टेज है वो कहीं पर भी आ सकता है। अब आपको रिलेशन और आपको क्वेरी कैसी बनानी है, क्वेरी फॉर्म कैसी करनी है, उसके आधार पर भी इनका स्टेजेस होना न होना ये डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखेंगे। इन दिस मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड मोर लाइक अ ग्राफ। अब ये ग्राफ वर्ड भी सबसे इंपॉर्टेंट है इस मॉडल में, क्योंकि हायरार्किकल मॉडल में जो मॉडल बनता है वो ट्री लाइक होता है, जैसे कि एक झाड़ है, उस झाड़ के आधार पर उसका स्ट्रक्चराइजेशन किया जाता है। मगर नेटवर्क मॉडल में कोई झाड़ बीड़ नहीं रहता है, इसमें ग्राफ होता है। ग्राफ के बेस पर जब आप इसका स्ट्रक्चर करोगे तो एक आपको ग्राफ नजर आता है इसमें से। ओके, तो इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है कि इट इज इन दिस मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड मोर लाइक अ ग्राफ एंड आर अलाउड टू हैव मोर देन वन पेरेंट नोड। वही बात से सेंटेंस आया है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, लास्ट पैराग्राफ। इन दिस डेटाबेस मॉडल्स model data is more related as more relationships are established in this database model। अब इस डेटाबेस मॉडल में जो डेटा या जो कुछ रिकॉर्ड होता है वो एक रिकॉर्ड अलग या अन्य रिकॉर्ड के साथ तो मैच या रिलेशन जो होता है उनका रिलेशन हम बिल्ड कर सकते हैं, उनको रिलेट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। कोई भी एक रिकॉर्ड का रिलेशन हम अन्य रिकॉर्ड के साथ कर सकते हैं। ओके, also as the data is more related, hence accessing the data in is also easier and faster। अब इसमें क्या होता है कि या इसमें रिकॉर्ड या डेटा या नोड को एक दूसरे के साथ जो रिलेशन हमने इस्टेब्लिश किए थे वो रिलेशन हमें परफेक्टली या इजीली हम उसको समझ सकते हैं। वो हमें पता हो सकते हैं कि किस कंटेंट का किसके साथ कैसा रिलेशन है, किस कंटेंट का किस कंटेंट के साथ रिलेशन नहीं है, किस कंटेंट का एक से अधिक कंटेंट के साथ रिलेशन है, किस कंटेंट का 2 या 4 या सब कंटेंट रिलेटेड रिलेशन है, ये भी हमें पता चल सकता है। एग्जाम्पल से ये बातें आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है। दिस डेटाबेस मॉडल वाज यूज्ड टू मैप मेनी टू मेनी डेटा रिलेशनशिप। सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस यही है यहाँ पे समझने का आपको, कि इससे पहले जो स्ट्रक्चर था, हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, वो यूज किया जाता था क्या मैप करने के लिए, एक का रिलेशन अन्य के साथ कैसा है वो मैप करने के लिए, वो जज करने के लिए वो स्ट्रक्चर हम यूज करते थे। मगर ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है एक से अधिक नोड का रिलेशन, एक से अधिक रिकॉर्डेड डेटा का रिलेशन, एक से अधिक डेटा के साथ कैसा है, किस प्रकार का है, ये डेटा रिलेशन मैप करने के लिए ये मॉडल बहुत ही यूजफुल साबित हुआ है। दिस मॉडल was the most widely used database model। ये जो मॉडल था वो बहुत ही पॉपुलर मॉडल था। कब तक पॉपुलर था? जब तक रिलेशनल डेटा मॉडल का इनोवेशन नहीं हुआ तब तक ये बहुत ही पॉपुलर था। मगर रिलेशनल डेटा मॉडल का इनोवेशन जब हुआ, जब वो आईटी सेक्टर में उसका स्टार्टिंग हुआ, तब तब जाके नेटवर्क मॉडल थोड़ा सा साइड में चला गया। अब ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था। अब ये जो एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे किया, डिस्कशन जो हमने किया था, ये डिस्कशन सब आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल जब आप देखोगे
तब आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे ये जो आपके सामने जो स्लाइड मैंने प्रेजेंट की है, इसमें आप मुझे बोल देना रूट क्या है, आंसर देना, या पेरेंट क्या है वो, ठीक है, रूट को छोड़ देंगे हम, पेरेंट क्या है वो बता देना। इसमें पेरेंट कौन है? पेरेंट B2 B1 B2। ओके, पेरेंट B1 B2 बराबर है। अब इसमें अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, एक ऐसा रूट, एक ऐसा नोड है जिसके दो पेरेंट है, वो कौन है मुझे बता देना। C2 सर। करेक्ट, C2 बराबर है। क्यों? क्योंकि ये चाइल्ड नोड है। ओके, चाइल्ड नोड, इसके दो पेरेंट है, एक तो B1 है और दूसरा B2 है। यही B2 है। B2 है, बराबर है। अब इसमें यही बात समझने की है कि इस नेटवर्क मॉडल में एक नोड के एक से दो या दो से चार कितने भी पेरेंट नोड हो सकते हैं। ये बात हायरार्किकल मॉडल में पॉसिबल नहीं थी, मगर इस मॉडल में पॉसिबल है। अब इसको अगर आप पेरेंट कहोगे, पेरेंट नोड कहोगे, तो ये B1 B2 इसके चाइल्ड नोड हो गए। मगर चाइल्ड नोड इस लेवल में तो ये दोनों, ये पेरेंट और ये चाइल्ड हो गया, मगर सेकंड लेवल में B1 ये पेरेंट हो गया और C1 C2 इसके चाइल्ड हो गए, B2 ये पेरेंट हो गया, C2 और C3 इसके चाइल्ड हो गए। मगर एक C2 ऐसा चाइल्ड है जिसके दो पेरेंट है, B1 और B2। C1 ऐसा चाइल्ड है जिसका एक ही B1 पेरेंट है। C3 एक ऐसा चाइल्ड है जिसका B2 ही पेरेंट है। ये यहाँ पे ग्राफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट वाले एग्जांपल के ऊपर जाएंगे। इससे आपको क्या पता चलेगा, ये देख लेना, ये मैंने एक इमेज नेट से डाउनलोड किया। मुझे आज अपना एग्जांपल क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने ये नेट से यहाँ पे डाउनलोड किया है। तो यहाँ पे हम इसी को रेफर करेंगे। मान लो ये अपना कॉलेज है, LTM कॉलेज है। इसमें सब्जेक्ट है इंग्लिश है, मराठी है, अकाउंट है और CFS है, इंग्लिश मैथ, सॉरी इंग्लिश मराठी अकाउंट और CFS। अब इसमें से अब ये नीचे जो नाम लिखे हैं ये सब आप लोग हो। ओके, इसमें कौन कौन है, सब आप ही लोग हैं, ठीक है। अब इस इमेज से आपको क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है, क्या समझ सकते हो आप इसमें से? इंग्लिश के बारे में क्या समझ सकते हो? एक खालिद, जास्मीन, करीम, शोन, इस ये नाम के यही नाम ये कर दो, ठीक है। इसको मैं अपना पर्सनल एग्जांपल टाइप करके रखूंगा जब आप, मैं ये स्लाइड आपको भेजूंगा तब। इससे क्या पता चलेगा, एक कॉलेज का डेटा है और ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो है ये पेरेंट कॉलेज है, या नोड जो है या रूट जो है वो है कॉलेज है। इसमें कि एक पेरेंट है, इंग्लिश पेरेंट है, बांग्ला पेरेंट है, मैथ पेरेंट है और कंप्यूटर साइंस पेरेंट है। अब इसमें से ये जो स्टूडेंट के नेम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, इंग्लिश और खालिद का रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट है इंग्लिश और जास्मीन का रिलेशन है, ठीक है। जास्मीन का रिलेशन किससे है? इंग्लिश से है, मैथ से है, और किसी के साथ है क्या? नहीं। खालिद का रिलेशन किसके साथ है? खालिद का रिलेशन एक तो इंग्लिश के साथ है, दूसरा मैथ के साथ है, तीसरा जो है वो कंप्यूटर साइंस के साथ है। तो मुझे यहाँ पे बता देना कि आप फोकस करना है इसके ऊपर, सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट का रिलेशन स्टूडेंट के साथ है? सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट का रिलेशन स्टूडेंट के साथ है? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का किसके साथ है? कंप्यूटर साइंस का रिलेशन किसके साथ है? मैथ का भी उसी प्रकार से है या अधिक है? कंप्यूटर साइंस का रिलेशन किसके साथ है? देख लेना, ये खालिद के साथ है,
उसके बाद ये लाइन कहाँ पे जा रही है, ये खालिद के पास जा रही है, ये लैलन के पास जा रही है क्या? नहीं जा रही है। लैलन, उसके बाद करीम और ये शॉन के पास, ये 4 लोगों के पास ये कंप्यूटर साइंस की लिंक जा रही है। मैथ की भी शॉन के पास जा रही है, जैस्मिन के पास जा रही है, लैलन के पास जा रही है और खालिद के पास जा रही है। तो मैथ और कंप्यूटर साइंस जो है उनका रिलेशन, ये स्टूडेंट जो है सबसे ज्यादा रिलेशन यहाँ पे मैथ और साइंस का, कंप्यूटर साइंस का दिखाई दे रहा है। इस टाइप में अब देख लेना, इसमें इंग्लिश जो है वो पेरेंट हो गया, ओके, और खालिद जो इंग्लिश और खालिद का रिलेशन है वो यहाँ पे खालिद क्या हो गया, चाइल्ड नोड हो गया, ठीक है। अब इस चाइल्ड नोड, एक ही अगर आप खालिद को चाइल्ड नोड कहोगे तो चाइल्ड नोड के अलग अलग पेरेंट हैं। अब पेरेंट लेवल पर खालिद का किसके साथ रिलेशन हो रहा है, मैथ के साथ भी हो रहा है और कंप्यूटर साइंस के साथ हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि खालिद इस चाइल्ड नोड का पेरेंट नोड जो है रिलेशन किसके साथ है, इंग्लिश के साथ है, मैथ के साथ है और कंप्यूटर साइंस के साथ है, ओके। यहाँ पे बात एग्जांपल आपको समझ में आ रहा है। आप मुझे बता देना कि एक ऐसा नोड है जिसका रिलेशन ही नहीं है, वो भी आपको समझ में आता होगा यहाँ से, क्या है वो? एक ऐसा नोड है जिसका रिलेशन किसी के साथ ही भी नहीं है, ऐसा कौन है? अच्छा, मैसेज सेंड किया है आपने, ठीक है, मैं चेक करता हूँ। राजेश बराबर है, क्योंकि राजेश का कोई भी किसी भी नोड के साथ रिलेशन नहीं है, तो राजेश को क्या कहेंगे आप इस डेटाबेस में? ये पेरेंट डेटा है, चाइल्ड डेटा है या रूट डेटा है, क्या कहोगे आप इसको? अब यहाँ पे आपको कुछ भी क्लेरिफाई नहीं हो रहा है कि ये अब क्या हो सकता है। राजेश, ये जो नोड है ये पेरेंट डेटा भी हो सकता है, चाइल्ड डेटा भी हो सकता है या रूट डेटा भी हो सकता है, क्योंकि इस मॉडल में किसी भी स्टेज पर कोई भी रिलेशन मेंटेन हो सकता है या हम रिलेशन को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी कुछ कंपल्शन नहीं कि रूट सबसे पहले ही हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि जो पेरेंट है वो हायर लेवल पर हो, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं होता है इस नेटवर्क मॉडल में, ओके। कहीं भी कैसे भी हम उसको रिलेट कर सकते हैं, आ रहा है समझ में? तो मुझे एक बार करीम के बारे में बता देना, करीम इस चाइल्ड नोड के कितने पेरेंट नोड हैं? करीम इस चाइल्ड नोड के कितने पेरेंट नोड हैं? आंसर बोल सकते हो, आपका साउंड ऑन रखिए। 2 सर। कौन से? बांग्ला और कंप्यूटर साइंस। बराबर है, बांग्ला और कंप्यूटर साइंस। यहाँ से आपको रिलेशन को आप जज कर सकते हो, रिलेशन को आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि किस डेटा का रिलेशन किसके साथ है। अब यही स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्म यूज किया जाता है इस नेटवर्क मॉडल में, ओके, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे इससे क्या पता चला, ये तो अपने कॉलेज का एग्जांपल है, इस डेटा से आपको क्या पता चलता है? अब यहाँ पे मुझे ऐसे मैं क्वेश्चन मेरा समझ लो, ऐसा कौन सा चाइल्ड मॉडल है जिसके सबसे अधिक पेरेंट नोड है? ऐसा कौन सा चाइल्ड नोड है जिसके सबसे अधिक पेरेंट नोड है? लाइब्रेरी सर। लाइब्रेरी, करेक्ट, लाइब्रेरी आंसर बराबर है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये लाइब्रेरी नोड जो है ये चाइल्ड नोड है, मगर इस एक चाइल्ड नोड के 3 पेरेंट नोड है, एक आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स।
यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि आप कॉलेज का एग्जांपल देख लेंगे, लाइब्रेरी को आप कौन यूज कर सकता है, आर्ट वाले भी यूज कर सकते हैं, साइंस वाले भी यूज कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी यूज कर सकते हैं लाइब्रेरी को। ये बात यहाँ से आपको क्लियरिफाई हो रही है। तो 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है। नेटवर्क, मुझे लगता है नेटवर्क मॉडल आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से क्लेरिफाई हुआ होगा। हम कल इसकी फिर से चर्चा करेंगे। कल हम नेक्स्ट मॉडल के ऊपर जाएंगे। तो आज के लिए हम यहाँ पे हमारा डिस्कशन स्टॉप करते हैं, क्योंकि 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है।